नमस्कार, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। आज का संपादकीय इंडियन एक्सप्रेस अखबार से लिखा है मिताली सेठी साहिबा ने, जो कि 2017 बैच की एक आईएएस अफसर है। आज का संपादकीय लेते समय भी मेरे मन में संदेह था। वो संदेह धीरे-धीरे दूर हुआ। संदेह ये था कि हम हमेशा जब हम कैमरा के इस ओर खड़े हैं या आप स्क्रीन के उस ओर बड़े-बड़े विषयों की बात करना चाहते हैं, बड़े-बड़े नैरेटिव्स की बात करना चाहते हैं, बड़े-बड़े आख्यान रचना चाहते हैं। हम देश, दुनिया, राष्ट्रवाद, धर्म ऐसे बड़े-बड़े शब्दों की ही बात करना चाहते हैं। ये शब्द इसलिए बड़े हैं क्योंकि इनके पीछे बहुत गहराई, बहुत ही समृद्धि छिपी है। लेकिन एक खतरा ये भी होता है कि इन बड़े-बड़े शब्दों की, इन बड़े-बड़े कांसेप्ट्स की बात करते-करते हम ये भूलने लगे कि असल काम किस लेवल पर आके हो रहा होता है या असल काम होता कैसे है, असल काम कहते किसे हैं। राष्ट्र कैसे निर्मित होता है? राष्ट्र की निर्मिति केवल राजधानियों में नहीं हुआ करती। किसी शहर के, किसी कस्बे के, किसी तालुका में काम कर रहे लोग, ऐसे हज़ारों लोग जब काम करते हैं, तो राष्ट्र की संस्थाएँ मज़बूत होती हैं। ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी मज़बूत होती है। तो ऐसा ही एक संपादकीय, एक अफ़सर ने ऐसा लगा कि अपने डायरी का एक पन्ना लिख के भेजा और उसमें अपने विषय में कोई बात नहीं है। बात है कि उनके काम करने का अनुभव क्या था, उनको क्या-क्या समस्याएँ आई, जब वो समस्याएँ आई तो उन्होंने क्या समाधान निकाला। तो मुझे लगता है कि ये संपादकीय जब हम डिस्कस कर लेंगे, तो हम ज़्यादा समझ पाएँगे कि ग्रास रूट्स लेवल पर काम करने का अर्थ क्या होता है। एक अर्थ कम से कम ये तो होता ही है और फिर हम तय कर पाएँगे कि जब देश की शीर्ष सेवा में हमें शामिल होने का मन है या फिर सजग नागरिक होने का भी मन है, तो उस नागरिकता के या उस सेवा के कौन-कौन मूल्य हमें उनके लिए एस्पायर करना चाहिए। बिना किसी आगे बात के हम एनालिसिस शुरू करते हैं। बहुत बिंदुवार चर्चा नहीं करेंगे, ब्रॉड एनालिसिस ही करेंगे क्योंकि हमें बहुत फैक्ट्स नहीं जानने, हमें वो सोचने का और काम करने का तरीका, नज़रिया समझना है। आप आखिर में मुझे बताइएगा भी कि ये एडिटोरियल लेके मैंने ठीक किया कि नहीं, क्योंकि मेरा संदेह का कुछ हिस्सा अभी भी बना हुआ है। संपादकीय शुरू करते हैं। मिताली सेठी साहिबा कहती हैं कि हमारे लिए ये बहुत अजीब-सा डेटा था, हमें बहुत अजीब-सा डेटा लगा ये, जब हमने देखा कि जो मेल नूरिशमेंट है, कुपोषण है, कहाँ पर? महाराष्ट्र के अमरावती जिले के धारनी सब डिवीज़न का जब डेटा आया कुपोषण का, तो हमें वो बहुत अजीब लगा। क्यों लगा? क्योंकि वहाँ पर बच्चों में सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन सीवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन क्या मतलब हुआ? कुपोषण का सबसे गंभीर रूप, जिसमें आपका वज़न आपकी हाइट के अनुपात में बहुत ज़्यादा कम रहता है या इसके मेज़रमेंट का एक दूसरा तरीका होता है कि आपकी ऊपरी बाजू को माप कर देखा जाता है। अगर ये 11.5 सेंटीमीटर से भी कम इसका डायमीटर है, तो यानी कि कुपोषण बहुत गंभीर है। 11.5 से लगभग 13 के आस-पास है तो मध्यम कुपोषण है, कुपोषण फिर भी है। इन्होंने डेटा में क्या देखा कि अप्रैल माह में कुपोषण अपने पीक पर पहुंचता दिख रहा है। कौन सा कुपोषण? सीवियर भी और मीडियम भी। अब जो पढ़ाया जाता है, जो कॉमन सेंस है, न्यूट्रिशन के डिस्कोर्स का, पोषण पर जो भी बातें होती हैं, किताबें लिखते हैं लोग, उसमें जो एक प्रिंसिपल है, एक नियम है, वो ये होता है कि कुपोषण उस दौरान बढ़ना चाहिए ऐसे इलाकों में जब या तो वहां पे मानसून आया हो, तो मानसून के दौरान डायरिया के केसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि पानी में तमाम तरह की गंदगियां एंटर करती हैं, डायरिया के चांसेस बढ़ते हैं और डायरिया बच्चों को कुपोषण की तरफ ढकेलता है। तो या तो ये मानसून के समय आना चाहिए था या फिर बहुत सर्दियों में आना चाहिए था, जब हाइपोथर्मिया हो जाता है। हाइपो मतलब बहुत कम, हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा। हाइपोथर्मिया कम, थर्मिया यानी टेम्परेचर, कम टेम्परेचर, जब बच्चों को बहुत अधिक ठंड लग जाती है। आमतौर पर गरीब और जो वंचित समाज है, उसमें ये समस्या अधिक देखने को मिलती है। तो कॉमन सेंस जो था पोषण के स्टडीज़ का, वो कहता था कि इस एरिया में कुपोषण का डेटा बच्चों के बीच कब बढ़ा हुआ दिखना चाहिए, या तो मानसून में या सर्दियों में। लेकिन कब दिख रहा था? अप्रैल में। इन्होंने पिछले कई साल का डेटा चेक किया, अपना डेटा फिर से दोहराया
और उनकी जो फाइंडिंग्स थी कि अप्रैल में कुपोषण में पीक दिख रहा है, ये फाइंडिंग्स और पुष्ट हुई। हर साल कम से कम पिछले 3 सालों से जो डेटा था वो अप्रैल में ही पीक कर रहा था, और कोई छोटी मोटी पीक नहीं थी, नंबर 5 गुना तक बढ़ जा रहे थे। तो ऐसा क्या हो रहा था कि अप्रैल माह में ही जो कुपोषण है वो इतना ज्यादा दिख रहा था, और 2 ब्लॉक्स में बाकी के 12 ब्लॉक को मिलाकर जितने कुपोषित बच्चे थे उससे ज्यादा बच्चे केवल 2 ब्लॉक में थे। तो नंबर पूरे साल घटते जाते थे और फिर अप्रैल के दौरान अचानक बढ़े हुए दिखते थे। तो ये आपके सामने आए आंकड़ों को पहचानने की एक नजर है। आप उन आंकड़ों पर सीधे भी काम कर सकते थे, लेकिन इन्होंने देखा कि इन आंकड़ों में एक एनोमली है, एक एक्सेप्शन है, इन आंकड़ों में एक अपवाद दिख रहा है। इन्होंने उसे अपवाद नहीं माना, उसके नियमों की समीक्षा, उसके नियमों की जांच करने की कोशिश की। क्या जांच की? व्हाट वाज हैपनिंग, क्या हो रहा था? कई डिस्कशंस के बाद इन्होंने रियलाइज किया कि बहुत से परिवार अपने माइग्रेटेड प्लेसेस से, जहां पर वो रोजगार के लिए या अन्य कारणों के लिए प्रवास पे गए थे, दूसरे शहरों में, दूसरे गांवों में, वहां से होली के समय मार्च के आसपास वापस आते थे। होली धारणी में, जैसे कि पूरे भारत में भी एक बहुत बड़ा त्योहार है, तो धारणी में बहुत बड़ी संख्या में वो परिवार वापस आते थे मार्च में, और उसके बाद हमें दिखता था कि जो कुपोषण का डेटा है इसलिए अप्रैल महीने में बहुत ज्यादा शूट करता था। इसके बाद की इनकी जांच ने यह भी तय किया कि यूनिसेफ की भी एक इसी तरह की स्टडी 2018 में हुई थी, इसी तरह के समाज के साथ, इसी तरह की वंचना झेल रहे समाज के साथ, और उनके भी कमोबेश यही रिजल्ट थे कि जो मालन्यूट्रिशन है वो कुछ इलाकों में 4 गुना तक बढ़ जाता है एक खास मौसम में, एक खास महीने में। अब इस तरह के डेटा के साथ समस्या ये है कि उसको एकत्र करना बहुत मुश्किल होता है। आमतौर पे जो लोग केवल शहरों में रहे हैं, उन्हें लगता है कि डेटा एकत्र करना एक सिंपल एक्सरसाइज होनी चाहिए। लेकिन अनेक भौगोलिक चुनौतियां होती हैं, भाषाई चुनौतियां होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल चुनौतियां होती हैं। इसके बाद ऐसा डेटा आता है, और जितने दुरूह परिस्थिति में आप जाते जाएं, जिन लोगों के लिए या जिन लोगों का डेटा आप इकट्ठा कर रहे हैं, वो जितनी दुरूह परिस्थितियों में रह रहे हों, इस हर एक बढ़ती हुई दुरूहता के साथ ये डेटा आना और मुश्किल होते जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब इस समस्या का की जड़ कहाँ पे है? समस्या की जड़ थी यही जो उन्होंने देखा कि माइग्रेशन के लिए लोग जाते थे, अनेक कारणों से प्रवास होता है। हमारे समाज में प्रवास मुख्यतः हमारे शहरों में, गाँवों में प्रवास रोजगार के मसले पर अक्सर होता है। तो जो लोग प्रवास पे जाते थे, और प्रवास को अधिक ध्यान लोगों का गया, खासतौर पर शहरी लोगों का ध्यान गया जब कोविड आया। कोविड में लोगों ने न्यूज़ चैनलों पर, अखबारों में वीडियोज़ देखे, तस्वीरें देखी कि एक बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में वो प्रवासी शहरों से वापस अपने निवास स्थान की ओर जा रहे हैं। और ये प्रवास तो बरसों से होता रहा है, दशकों से होता रहा है। खास करके जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, आदिवासी इलाके हैं, वहाँ पर प्रवास क्यों? क्योंकि ना वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ रही हैं, जो फॉरेस्ट राइट्स रहे हैं, उनमें कई-कई समय पे बदलाव होते रहे हैं। 2006 में एक बहुत अच्छा कानून तो आया, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन पर अभी तक सवाल उठते रहे हैं। इसके अलावा इरिगेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर कम है। तो वहां पर प्रवास 6 से 8 से 10 महीने तक, साल में 8-10 महीने लोग अपने घरों से दूर दूसरे शहरों में रहते हैं। तो प्रवास एक समस्या के तौर पर आइडेंटिफाई तो हो सका। लेकिन पहला क्वेश्चन जो मिताली सेठी साहिबा ने खुद से पूछा कि अगर लोग आधे से ज्यादा साल किसी और जगह पे रह रहे हैं, तो क्या वो जगह उतना ही उनका घर नहीं बन गई जितना उनका असल घर है? तमाम गवर्नमेंट स्कीम्स एजुकेशन पे, हेल्थ पे, कनेक्टिविटी पे, पानी के कनेक्शन पर काम करती हैं। इसलिए काम करती हैं कि लोग अपने घरों में रह सकेंगे, वहीं पर फल फूल सकेंगे। तो ये इस अजम्पशन पे काम करती हैं। लेकिन ये अजम्पशन अगर प्रवास को अकाउंट में नहीं ले रहा है, अगर प्रवास के डेटा को सोच समझकर नहीं बनाया जा रहा है, तो फिर ये महज एक ख्याली पुलाव बन के रह जाता है।
और ऐसे में लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन, जो पोषण को लेकर हमारे बड़े बड़े स्वप्न हैं कि हमें कुपोषण की समस्या को ध्वस्त करना है, वो स्वप्न और जो माइग्रेशन की समस्या है, प्रवास, और जो लाइवलीहुड के लिए तमाम उपाय हैं जैसे मनरेगा, ये सब आपस में बहुत ही गुत्थम गुत्था है, ये समझ बनी। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद कुछ सवाल पूछे कि लोग सबसे ज्यादा कहाँ से माइग्रेट कर रहे थे, कितने लोग प्रवास पे जा रहे थे, कहाँ जहां पर प्रवास हो रहा था उन इलाकों में सबसे ज्यादा घनत्व या डेंसिटी कहां पर थी। उनको कुछ आंसर मिले, लेकिन अधिकतर आंसर बड़े वेग थे, स्पष्ट आंसर नहीं थे। देखिए, इस बात को कहे बिना मैं संपादकीय में आगे बढ़ सकता था, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आएगी। वो क्या महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा न्यूट्रिशन सर्वे आ रहा था, जो उनका पोषण का सर्वे आ रहा था, वो जो डिनोमिनेटर यानी कि किसी भी कैलकुलेशन में जिस चीज से हम भाग करते हैं, तो अगर हमारे पास 100 कुंटल अनाज है तो हमें जितने लोगों की संख्या से भाग करना है, ये हो गया वो कुल संख्या, और ये हो गया डिनोमिनेटर जिससे हमें भाग करना है। पता चलेगा कि प्रति व्यक्ति हमारे पास कितना अनाज है। तो ये डिनोमिनेटर की संख्या बहुत कम आती थी। क्यों? क्योंकि प्रवास के समय वहां लोग उपस्थित नहीं थे, वो किसी और जगह पर प्रवासित थे। तो ऐसे में एक तो यहां समस्या आ गई, दूसरा ये कि जो नए बर्थ्स हो रही हैं, न्यू बर्थ्स हो रही हैं, नए नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, लगातार देश की जनसंख्या बढ़ ही रही है। तो उन बर्थ का जो डेटा है वो भी सही समय पर इस डिनोमिनेटर में शामिल नहीं हो पाता। और क्योंकि इन्होंने तय किया कि हम माइग्रेशन सीजन के बीच में हैं, तो क्यों ना उन परिवारों से मिला जाए। और जब ये उन परिवारों से मिली तो इन्होंने पाया कि 3 चीजें थी जो इन्होंने आज तक समझा था प्रवास के बारे में, वो 3 चीजें, उन 3 चीजों ने वो सब कुछ बदल दिया। पहली चीज, वो एक भट्टा मालिक यानी जो ईंट के भट्टे होते हैं, ब्रिक किल्न्स, उनके ओनर के पास गई, भट्टा मालिक के पास गई। उन्होंने पूछा कि कितने बच्चे होंगे इधर। मालिक ने कहा, हम बच्चे नहीं गिनते क्योंकि वो इधर काम नहीं करते। ठीक है, अच्छी बात है, बच्चे हो कम से कम वहां काम नहीं करते, लेकिन यहां से एक और बात समझ में आती है कि एक इनविजिबल सेट ऑफ पीपल है। किसी के पास वो डेटा नहीं है कि यहां पर कितने लोग, उदाहरण के तौर पर एक भट्टे पर असल में कितने लोग हैं। उनके पास मजदूरों की संख्या है जो वहां पर काम कर रहे हैं। तमाम प्रेग्नेंट औरतें हो सकती हैं, माएँ हो सकती हैं जो अपने बच्चों की देखभाल के लिए घर पे रह रही हैं, वो बच्चे हो सकते हैं, वो तमाम लोग इन आंकड़ों से बाहर हैं। इसके अलावा उनके अपने कुछ प्रेजुडिसेस हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारे अपने कुछ प्रेजुडिसेस होते हैं। प्रेजुडिसेस को आम बोलचाल की भाषा में समझें तो हमने कुछ अपने विवेक से कुछ चीजों को अच्छा और बुरा मान लिया होता है, उनका मूल्य निर्धारित कर दिया होता है। जैसे कि खास तरह की पोशाक अच्छी है, खास तरह की पोशाक अच्छी नहीं है, खास तरह का खान-पान अच्छा है, अमुक तरह का खान-पान अच्छा नहीं है। ये मूल्य निर्धारण सब लोग करते हैं। गंभीर और सजग लोग वो होते हैं कि जब उनको कुछ दूसरा दिखता है तो वो उस पे इन मूल्यों से परे जाकर गंभीरता से विचार कर पाते हैं। ऐसा ही विचार ये कर पाई। इन्होंने कहा कि हमारे अपने प्रेजुडिसेस थे, हम मानते थे कि प्रवास एक बहुत बुरी चीज है, नहीं होना चाहिए, कैसे रोकें कैसे रोकें। ये मूल्य अपनी तरफ। इन्होंने पाया कि प्रवास लोगों को गारंटीड वेजेस दे रहा था। वो उन जगहों पे जा रहे थे जहां रोजगार के तयशुदा वेजेस पर रोजगार मौजूद था। तयशुदा वर्ड इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने यह भी कहा कि अगर हमें मनरेगा में वो तय रोजगार, वो तय वेजेस मिल रही होती जिसका वायदा था, तो शायद हम नहीं आते। हम जानते हैं मनरेगा एक बहुत यशस्वी योजना है, लेकिन इसके साथ कई समस्याएं भी जुड़ी हैं, जैसे कि इसमें तय समय पर लोगों को पैसा नहीं दिया जा पाता। और क्योंकि तय समय पर नहीं दिया जा रहा, मे बी आ जाएगा, 6 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा, लेकिन वो लोग जो गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो इतना समय इंतजार नहीं कर सकते अपने वेजेस के लिए, अपनी तनख्वाहों के लिए। दूसरी लर्निंग क्या समझ में आई कि उन्हें एक 9 महीनों का एक शिशु मिला जिसका एमएमआर वैक्सीनेशन नहीं हुआ था। एमएमआर वैक्सीनेशन आप जानते होंगे, 3 बीमारियों से रोकथाम के लिए दिया जाता है। मम्प्स, मीजल्स और रूबेला वायरल डिजीज से बचाव के लिए एमएमआर वैक्सीन दिया जाता है। 9 से 15 महीने के बीच में इसकी पहली डोज लगती है। तो 9 महीने का एक शिशु मिला, उसको वैक्सीन इसलिए नहीं दी गई थी क्योंकि वो अपने
असल घर पर नहीं था जहां पे उनके सारे कागजात थे, जहां के उनके सारे कागजात थे। और जब तक वो उस घर पे वापस पहुंचेगा तो जो वैक्सीनेशन का टाइम है वो बीत चुका होगा। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि ऐसे तो कितने ही बच्चे हैं और कितनी ही माएँ हैं जिनको अपना वैक्सीनेशन इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो अपने प्रवास के समय अपने असल घर से बाहर थी। और ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है उस शहर में, या वहां पर योजनाएं नहीं चल रही जहां पर ये लोग प्रवासित हैं। लेकिन आमतौर पे जैसे इसी उदाहरण को लें तो ईंट के भट्टे गांवों से 1-2 किलोमीटर बाहर होते हैं। तो जब तक कि कोई योजना नहीं है जो ऐसे लोगों को या ऐसे क्रियाओं को, ऐसी आर्थिक क्रियाओं को आइडेंटिफाई करे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के लिए भी, तब तक वो लोग ऐसे प्रोग्राम्स के बाहर रहते हैं, ये इन्होंने जाना। अब पोर्टेबिलिटी एक बड़ा सेलिब्रेटेड कांसेप्ट है। हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कई बार कहा है कि पूरे देश में एक राशन कार्ड का इस्तेमाल हो सकेगा। कई दूसरी सेवाओं में भी हमने देखा है, स्टार्टिंग में आप उन्हीं बैंक्स में ट्रांजैक्शन कर पाते थे जहां पे आपका मेन खाता खुला है, लेकिन जैसे-जैसे सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम बढ़ा, अब आप किसी भी बैंक में अधिकतर अपने काम पूरे कर पाते हैं। राशन कार्ड को लेकर भी ये मामला बढ़ा है, वन नेशन वन कार्ड की बात हुई है। तो पोर्टेबिलिटी कांसेप्ट के तौर पर नया नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक और अच्छी बात आई, उन्होंने कहा कि हमें पोर्टेबिलिटी में अब तक तो ये होता है ना कि आप किसी नई जगह पे गए, अब आप कहिए कि मेरा ये काम करिए क्योंकि कार्ड तो मेरे पास है ही है, खाता तो मेरे पास है ही है। ये डिमांड बेस्ड अप्रोच है। तो अगर कागजों पे पढ़ें तो इसमें कोई समस्या नजर नहीं आती। ये संपादकीय हमने इसलिए भी डिस्कस किया है क्योंकि असल काम करते हुए आप कई समस्याओं को थोड़ा संजीदगी से पहचानना सीखते हैं। क्या पहचाना मिताली सेठी साहिबा ने? कि हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो पूरी तरह से डिमांड पर आश्रित ना हो। क्या मतलब हुआ इसका? अभी समझते हैं। जब इन्होंने इन्होंने सवाल पूछे उन लोगों से, उन ट्राइबल पॉपुलेशन से जो माइग्रेट करके गए थे किसी और जगह पे काम करने, उन्होंने सवाल पूछे कि आप राशन की दुकानों से राशन लेते हैं? क्या आप अपने बच्चों को यहाँ पर आंगनवाड़ी ले जा पाते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं। और इनको कोई सरप्राइज महसूस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोरकू ट्राइबल पॉपुलेशन, ये जो जो जनजाति है, जो ये पॉपुलेशन है, ये कोनकू आदिवासी पॉपुलेशन से आते थे और ये प्रीडोमिनेंटली मराठी बेल्ट के जगह में थे, वहां पर प्रवास करके गए थे। तो ऐसी जगह पर ये पॉपुलेशन कितना खुद को कॉन्फिडेंट महसूस करेगी कुछ डिमांड कर पाने के लिए, और खास तौर वहां पर भी महिलाएं और बच्चे। अगर ये सवाल आप समझ पा रहे हैं, मिताली सेठी साहिबा कहती हैं, तो आपको इसका आंसर सोचने में वक्त नहीं लगेगा। आप डॉट्स को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं कि एक दूसरे इलाके में जाके, जो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर मराठी प्रभुत्व वाला इलाका है, वहां पर एक आदिवासी जनजाति छोटा सा हिस्सा उनका प्रवास पे गया है, वो खुद को कितना कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे इन जगहों पे जाकर सेवाएं मांगने में। तो फिर इसके लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि हमने एक माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम शुरू किया जो कि हमें एग्जैक्ट नंबर्स दे सके कि कहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, कितने कर रहे हैं। देश में ऐसे कई जगहों पर इस तरह के माइग्रेशन का डेटा एकत्रित करने का काम हुआ है, लेकिन जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमें केवल ये काम की तरह लगता है। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम असल में समझ पाते हैं कि इस डेटा की असल प्रासंगिकता है क्या। तो इन्होंने माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम डेवलप करने का काम किया अपने तालुका, सब डिवीजन लेवल पर। इसके अलावा मनरेगा को मजबूत करने का भी काम करने की शुरुआत की अपने इलाके में। और इनका कहना है कि लेकिन इन संबंधों को, कि जो हमारे पास माइग्रेशन के डेटा की जरूरत है और मनरेगा जैसी चीजों को मजबूत करने की जरूरत है, इन संबंधों को और मजबूत बनाना होगा, इन अंतर संबंधों को, अगर हमें कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटना है। जो कुपोषण है ये तो एक बड़ी समस्या का केवल आपको उदाहरण दिखा रहा है, एक छोटा सा बिंदु दिखा रहा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग है, एक बड़ी समस्या का महज एक बिंदु है। अगर हमें कुपोषण के जो तमाम तरीके हैं, जैसे कि स्टंटिंग है जिसमें आप हाइट रुक जाती है, या अंडरवेट होना है, इन चीजों के लिए हमें समझना होगा कि पोषण, रोजगार और गरीबी में क्या अंतर संबंध है।
और ऐसे समझना होगा, समस्याओं को पहचानना होगा, अपने प्रेजुडिसेस के ऊपर उठना होगा और फिर स्ट्रेटजी को बनाना होगा। ऐसी स्ट्रेटजी को बनाना होगा जो कि सबसे वल्नरेबल, वो लोग जो सबसे अधिक वंचना का शिकार हैं, उनको केंद्र में रख के बनी हो। आप मतलब समझ पा रहे हैं? एक ऑलरेडी पॉलिसी है जहां पर आप जाके राशन कार्ड से डिमांड कर सकते हैं, आंगनवाड़ी में आंगनवाड़ी की सर्विसेज डिमांड कर सकते हैं। ये अच्छी सर्विस है। अब इसके एक कदम और आगे जाना होगा। उदाहरण के तौर पर अगर इसी उदाहरण को आगे ले जाएं, जहां पर लोगों तक सर्विस पहुंचे, लोगों को सर्विस तक ना पहुंचना हो, तभी उसी कंडीशन में वंचित लोग जो हैं, उनमें वो साहस आ पाएगा कि वो उन सर्विसेज को अवेल कर सकें। ये एक उदाहरण था। अलग-अलग चीजों के लिए इसी प्रकार के उदाहरण और सोचे जा सकते हैं। तो ये था आज का संपादकीय। मुझे ज़रूर बताइएगा कि हम इन मुद्दों पर भी आगे के संपादकियों में बात करें या फिर हम उन्हीं तरह के मुद्दों को लेकर आएँ, जिस तरह के मुद्दों को हम आम दिनों में लेकर आते हैं। तो आज के एडिटोरियल एनालिसिस में इतना ही। मिलते हैं सोमवार को नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।